पिछले लेक्चर में क्या किया था, आइडेंटिटी थ्योरम की थी ना, उसके क्वेश्चंस किए थे, तो उसके 2-3 क्वेश्चन और करेंगे आज। ये देखो, इसके अंदर एक नोट लिखा था कल कि अगर ये किया था ना, ऐसा कुछ लिखा हुआ था। क्या था इसके अंदर, सेट ऑफ ऑल एनालिटिक फंक्शंस ऑन दी, ऐसा ही था। अगर ऐसा होता है तो f इंटू जी इज इक्वल टू 0 मीन्स f इज इक्वल टू 0 और g इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ था। इसका मतलब अगर किसी डोमेन के ऊपर दो फंक्शन हो जो एनालिटिक हो, उनको मल्टीप्लाई करके 0 मिलता हो तो एक ना एक को 0 होना पड़ेगा। ठीक है, यहां देखो, यहां क्या है, ऑप्शन के अंदर देखो लिमिट पॉइंट का जिक्र हो गया ना। जब लिमिट पॉइंट का जिक्र हो जाता है तो अपने दिमाग में आना चाहिए कि क्या पता ये आइडेंटिटी थ्योरम का क्वेश्चन हो। ठीक है, और ये कंडीशन दे रखी भी एफ स्क्वायर प्लस एफ डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये आएगा। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि ऐसा कोई फंक्शन है भी या नहीं है जो एफ स्क्वायर करे प्लस एफ डैश जेड स्क्वायर करे और 1 दे दे। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, x ऐसा सेट दे रखा है जिसके ऊपर f डैश z 0 होगा। ठीक है, अगर x ऐसा सेट है जहां ये 0 है, ठीक है, f डैश भी क्या है, कोई ना कोई एनालिटिक फंक्शन ही तो है, और x के पास लिमिट पॉइंट भी है, आई बात समझ, तो क्या होगा, ये हर जगह ये प्रॉपर्टी फॉलो कर देगा ना, ये बात समझ में आएगी। अगर मैं कहता हूं कि x ऐसा सेट है जिसके ऊपर f डैश z, इसको मैं gz भी मान लूं, अगर ये 0 है, ठीक है, इतना आ गया, अब ये 0 है और x हैज लिमिट पॉइंट, तो क्या होगा, आप कहोगे gz इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल z। ठीक है, आइडेंटिटी थ्योरम से। फिर उसके बाद क्या कहोगे, f डैश z इज इक्वल टू 0। ये क्या दे देता है, अगर डेरिवेटिव कांस्टेंट आ रहा है, एनालिटिक फंक्शन है डोमेन के ऊपर, तो f इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाता है ना ऑटोमेटिकली। कांस्टेंट के साथ ही होता है, सर डैश करते ही 0 आ जाए। तो इफ x हैज ए लिमिट पॉइंट देन f इज कांस्टेंट। ठीक है, ये तो हो जाएगा ठीक, ये तो पक्की बात है भाई, ठीक होगा, है ना। आइडेंटिटी थ्योरम ऐसे की ऐसी लगी इसमें। और इसमें है इफ y हैज ए लिमिट पॉइंट। अब y के पास अगर लिमिट पॉइंट होगा तो क्या कह रहा है कि कांस्टेंट होगा। y सेट ऐसा दे रखा है, अगर y के पास लिमिट पॉइंट है तो ये फंक्शन हर जगह ऐसा ही बिहेव करेगा पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे, इतनी सी बात होगी ना बस। तो कहना ये चाहता है कि ये कंडीशन फॉलो होते ही फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन ये कंडीशन फॉलो होते ही फंक्शन कांस्टेंट हो सकता है। अगर ये चेक करोगे आप तो f डबल डैश प्लस f इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन फॉलो मान लेते हैं, पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर हो गई। ठीक है, आइडेंटिटी थ्योरम कहती है ना, ये पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर हो भी गई, तो इसका f निकालोगे तो ऑक्सिलरी इक्वेशन से निकालोगे, प्लस माइनस आइटा, f क्या आएगा आपके पास, c1 cos z प्लस c2 sin z। ये तो कोई भाई जरूरी नहीं है कि कांस्टेंट है, ये तो एक एंटायर फंक्शन है नॉन कांस्टेंट। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि y के पास लिमिट पॉइंट होगा तो f कांस्टेंट ही होगा, कुछ और भी हो सकता है। और इसका एग्जांपल लेना चाहो तो fz को आप क्या ले लो, ये इसको c1 को 0 ले लो, c2 को 1, sin z ले लो। ठीक है, अब sin z ले लिया, f डबल डैश z, sin z का 2 बार डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, माइनस sin z, यही आएगा ना। और एडिशन में क्या है, fz खुद sin z है, प्लस sin z इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक नॉन कांस्टेंट फंक्शन है जो इस कंडीशन को फॉलो कर गया, तो जरूरी नहीं है भी y के पास लिमिट पॉइंट होगा तो फंक्शन कांस्टेंट ही होगा। ठीक है, ये बात आई समझ में। आइदर x और y हैज ए लिमिट पॉइंट, इसका क्या मतलब है, लिख तो ये, अब ये एफ जेड बिलोंग टू दिस, साइन जेड की रेंज तो पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन होता है, ये बात पता है ना हमें, साइन जेड की रेंज पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन होता है, रियल में -1 से 1 तक जाता है। ये 2 पॉइंट दे रखे हैं बस इसकी रेंज में, तो ये तो सरासर गलत हो जाएगा ना, ये भी गलत कर देते हैं। यहां पे आए तो आइदर x और y हैज ए लिमिट पॉइंट,
इसका मतलब इनडायरेक्टली क्या कह रखा है, एक्स होगा, या तो ये कंडीशन फॉलो होगी या ये कंडीशन फॉलो होगी। पक्की बात है, ऐसा नहीं हो सकता दोनों में से कोई भी कंडीशन फॉलो ना हो, यही बात होगी ना, क्योंकि आइदर एक्स और वाई हैज अ लिमिट पॉइंट, या तो एक्स का लिमिट पॉइंट होगा या वाई का। इसका मतलब एक्स का लिमिट पॉइंट होगा तो ये कंडीशन होगी, वाई का लिमिट पॉइंट होगा तो ये कंडीशन होगी, पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर आइडेंटिटी थ्योरम कहती है। ये लिखो, फिर इसके बारे में सोचते हैं। भाई इन दोनों में से कंडीशन एक पूरी होगी, इसकी गारंटी है या नहीं है, क्या पता है दोनों में से एक भी ना हो, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, लिख लिया ये। तो इसके बारे में जब हम करेंगे तो क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये दिख रहा है कि एफ डबल डैश जेड प्लस एफ जेड ये है और एफ डैश जेड है। अब अगर ये वाला नोट लिखा था ना यहाँ पे, ये लगाना चाहूंगा तो दोनों मल्टीप्लाई में मेरे को मिल जाए, बात बन जाएगी ना। ये बताइए समझ में। ऊपर देखो क्या दे रखा है, एफ स्क्वायर प्लस एफ डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, डेरिवेटिव कर देता हूं। एंटायर फंक्शन है तो एफ स्क्वायर भी एंटायर होगा, एफ डैश भी एंटायर होगा। ठीक है, डेरिवेटिव करते ही आपको मिलेगा 2f इंटू एफ डैश प्लस 2f डैश और एफ डबल डैश इज इक्वल टू 0। यही मिलेगा क्या? यहां से क्या कॉमन लोगे आप, 2f डैश कॉमन ले लोगे, 2f डैश कॉमन, f प्लस एफ डबल डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2 को लिखने का कोई फायदा है नहीं, या फिर डिवाइड कर दो 2 से। अब क्या होगा, ये एक इंटीग्रल डोमेन भी है, जिस डोमेन के ऊपर ये एंटायर है। एंटायर किसके ऊपर है, ये सी के ऊपर। ठीक है, एंटायर का मतलब एनालिटिक है सी के ऊपर, सी एक इंटीग्रल डोमेन होता है। ठीक है, तो क्या होगा, या तो एफ डैश 0 और एफ डबल डैश प्लस एफ इज इक्वल टू 0, और यहीं से ही हम क्या कह देंगे, या तो एक्स का लिमिट पॉइंट होगा, ठीक है, या वाई का लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। ये आगे बात समझ, तो ये भी ठीक हो जाएगा इसमें। ये नोट करो। अब इसके अंदर देखो, लेट एफ बी एन एंटायर फंक्शन सच दैट दिस, एफ कोई भी एंटायर फंक्शन है जो ये प्रॉपर्टी फॉलो करता है। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ये पूछ रखा है। पहली बात तो क्या है, ये सीक्वेंस का साइन है ना, ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी, इसका मतलब बाउंडेड प्लस यूनिक लिमिट पॉइंट। ये सीक्वेंस इसके पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगी। ठीक है, इसका मतलब है सीक्वेंस कन्वर्ज करती है 1 के ऊपर। एक ही बात है ना, ये मैं बोल दूं ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, पॉइंट नहीं दिया, इसके अंदर पॉइंट भी दे दिया, ये दोनों तो सेम होगी, सेम लिख दिए क्या ये? -1 लिख दो भाई, एक पे। ठीक है, यहां -1 लिख दो। ठीक है, 2 पॉइंट है, एक -1 पे कन्वर्ज करती है, एक 1 पे। ठीक है, हैज ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, इसका बताइए आपको। तो एंटायर फंक्शन है और ये प्रॉपर्टी फॉलो करता है। सबसे पहले तो अगर आपके पास एग्जांपल्स होंगे ना आपके माइंड में, तो आप पता लगा सकते हो भी ऐसा कोई एंटायर फंक्शन है जो ये प्रॉपर्टी फॉलो कर जाए, है ना। नहीं तो फिर आपको कांस्टेंट समझना पड़ेगा कोई। अगर आपके पास ऐसा नहीं हुआ एग्जांपल, तो आपको कांस्टेंट ही समझना पड़ेगा, और कांस्टेंट भी कौन सा, 0 समझना पड़ेगा, है ना। एक तो फंक्शन f इज इक्वल टू 0 है जो ये कंडीशन फॉलो करता है। अगर मैं बोलता हूं कि एफ जेड, ये सॉल्यूशन 28 है, ये एफ जेड इज इक्वल टू 0, इसके अंदर दे नहीं रखा भी कांस्टेंट है या, है ना, नहीं दे रखा ना। नॉन कांस्टेंट एंटायर दे रखा होता तो भी कोई बात थी। 0 फॉलो करता है सब कुछ। स्क्वायर कर दो, इसका 2 बार डेरिवेटिव है, ये स्क्वायर भी नहीं है। ठीक है, 2 बार डेरिवेटिव करोगे 0 का 0 आ जाएगा, प्लस 0 करोगे 0 आ जाएगा। ये इसकी सीक्वेंस जो बनेगी एफ एन जेड, इस वाले की, वो क्या बनेगी, ये सीक्वेंस बनेगी नल सीक्वेंस। इस कन्वर्जेंट, इसके मामले में ये ठीक है, ये दोनों गलत है। ठीक है, ये भी ठीक है, एज ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। ठीक है, अब अगर आपके पास कोई फंक्शन मिला ही नहीं आपको, तो क्या हुआ, आपने दोनों कर दिए ठीक। ठीक है, क्योंकि कुछ नहीं मिलता तो हम कांस्टेंट के साथ काम चलाते हैं, और कांस्टेंट 0 लेना पड़ेगा यहाँ पे इसके हिसाब से। 1 ले लेते तो भी सेम, मतलब 1 लेते तो भी कन्वर्जेंट होती है, तो इस पे हो जाती ना फिर। हर बार तो नहीं हुई, फिर ये कंडीशन ये इसको डिससेटिस्फाई कर देगा ना।
1 लोगे तो यही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, ये कहां से सेटिस्फाई कर दोगे आप 1 पे? ये तो सेटिस्फाई नहीं होगी। 1 का 2 बार डेरिवेटिव करोगे 0, 0 प्लस 1 1, ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत सोचो और एफ जेड को ले लो साइन जेड, इसका 2 बार डेरिवेटिव करो क्या आएगा? माइनस साइन जेड, उसके अंदर इसी को प्लस कर दो 0, आ गया ना। अब क्या करोगे आप? अब आप कहोगे कि इसके अलावा एक और है, इसने इन दोनों को कैंसिल कर दिया तो डिस्कार्ड तो कर देंगे हम, ठीक है। गलत तो प्रूव कर ही सकते हैं हम स्टेटमेंट को एक एग्जांपल लेके। इसका एग्जांपल लेकर देखते हैं ये दोनों में से कौन होल्ड करेगी कौन नहीं होल्ड करेगी। अब साइन का क्या है, आप करते रहो इसका जो डेरिवेटिव, माइनस साइन जेड आया है ना ये, फिर माइनस कोस जेड, उसके बाद क्या आएगा दोबारा साइन जेड, ठीक है। और 0 के ऊपर साइन और कोस की वैल्यू क्या है, या तो 0 है या 1 है या फिर -1, ऐसा चलेगा ना। अब एफ एन करोगे तो एफ डैश 0 की वैल्यू क्या आएगी बताओ? एफ डैश 0 अगर एफ साइन जेड है तो 1, एफ डबल डैश 0 -0, 0 ही आ गया ना ये। एफ ट्रिपल डैश 0 ये -1 आ जाएगी शायद, है ना, -1, ऐसा कुछ आता रहेगा। तो ये कन्वर्जेंट थोड़ी है, ये तो ऑसिलेट करेगी, ये सीक्वेंस ऑसिलेट करेगी 0 1 -1, है ना, ठीक है। ये बताइए समझ में, ऑसिलेट करेगी तो कन्वर्जेंट है नहीं। इसकी एक सब सीक्वेंस उठा ले, है ना, एक सब सीक्वेंस उठा लो। अगर आप सब सीक्वेंस उठाते हो कैसे उठाओगे? इवन की उठा लो, जहां पे n इवन है, ठीक है। सब सीक्वेंस उठाओगे तो ऐसे होगा f2n 0, ये होगी ना सब सीक्वेंस की, 0 है तो उसका तो हर समय 0, तो एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मिलने के चांस हैं। ये बात आई समझ में। इवन उठाओगे कभी 1 कभी -1, ये मोड लगा रखा ना अंदर। इवन उठाओ, इवन नहीं ओड, ओड उठाओगे कभी 1 कभी -1, मोड लगा हुआ तो वो 1 हो जाएगा, वो भी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगी, ठीक है। तो ये ठीक हो जाएगा, बाकी सभी गलत, ठीक है। अपने माइंड में आप तो थोड़े बहुत एग्जांपल्स रखो जिससे आप डिस्कार्ड कर सको, ठीक है। सॉल्यूशन 29, इसके अंदर क्या है, ये डोमेन है, कोई डोमेन से कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर है, ठीक है। एनालिटिक फंक्शन है, कोई बात आ गई। अब आप कहोगे कि x इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू दिस, तो दे दिया। ये क्या दे दिया भाई? x इज क्लोज्ड, y इज क्लोज्ड, एम्प्टी, इंटीरियर, ओपन। आपको ये पता होना चाहिए इन सभी का लिंक किसके साथ है? लिमिट पॉइंट के साथ ही तो है लिंक, है ना। जिसके लिमिट पॉइंट सेट के अंदर आ जाते हैं वो क्लोज हो जाता है, इस टाइप का काम है ना कुछ। तो आप देखोगे तो अगर मैं मान लेता हूं कि x का लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता है, ठीक है, u के अंदर, z बिलोंग टू u है ना ये, x का अगर लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर गया, लिमिट पॉइंट वाले सेट के ऊपर 0 है, हर जगह 0 हो जाएगा ये। आइडेंटिटी थ्योरम कहती है ना ये चीज। अगर मैं कहता हूं कि x का लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता है, लेट लिमिट पॉइंट ऑफ x एग्जिस्ट इन u, ठीक है, तो u क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर का एक सबसेट है, इसका लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट डोमेन के अंदर ही कर गया, डोमेन भी खुद ही रखा था ना ये, तो ये क्या हो जाएगा? f इज 0, दिस इंप्लाइज f0 फॉर ऑल z बिलोंग टू c, ऐसा ही सोच रखा हमने आइडेंटिटी थ्योरम में। इसका मतलब तो f कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट ही होता है ये f 0, यहां क्या लिख रखा है? ये बताइए समझ में। इससे मैंने ये बता दिया x का लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो आप क्या कह दोगे? x का इंटीरियर, ये x का डेराइव्ड सेट क्या आ गया? 5। जब इसका कोई लिमिट पॉइंट ही नहीं है तो डेराइव्ड सेट 5 आ गया। अब आप ये बताओ मुझे कि n ये क्लोज्ड है या ओपन है? z ये क्लोज्ड है या ओपन है? बताओ इन दोनों के बारे में। उसका तो डिराइव्ड सेट 5 आता है, क्लोज्ड है। इसका डिराइव्ड सेट 5 आ गया तो ये क्लोज्ड है। ये बताइए समझो। एम्प्टी इंटीरियर, एक ही बात होगी वो तो, इंटीरियर एम्प्टी होता है ना इनका भी,
डेराइव्ड सेट फाई आ गया, इसका मतलब नेबरहुड में कुछ है ही नहीं, तो एम्प्टी इंटीरियर हो गया, ये भी ठीक है। y के बारे में सोचते हैं, y इज क्लोज्ड, y इज ओपन। अब y कैसा दे रखा है, f vanishes in an open neighborhood of z, और z कहां से आ रहा है, u से। अगर f, अगर मैं u मानता हूं, कोई डोमेन मान लिया मैंने, ये इसके अंदर कोई z है और इसके नेबरहुड के अंदर कोई फंक्शन 0 बन गया, तो वो क्या पूरे पे 0 हो जाएगा ना, आइडेंटिटी थ्योरम कहती है ना, क्योंकि इस सेट के लिमिट पॉइंट इसके अंदर है, पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे 0। यहाँ क्या लिख रखा है, ये बताइए समझ। एक्स के अंदर ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जहां पर जिसके ओपन नेबरहुड में ये फंक्शन 0 बन गया, वेनिसेस का मतलब 0 होता है ना, ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, ये बताइए समझ। ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपको मिलेगा कि नेबरहुड में 0 हो जाए, क्यों, क्योंकि नेबरहुड में 0 होते ही हर जगह 0, ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है पॉसिबल वो चीज बताओ, क्योंकि नॉन कांस्टेंट फंक्शन के मामले में ऐसा हो ही नहीं सकता, ये बात आई समझ में। ये क्या कह रहे हैं कि y के अंदर ऐसे पॉइंट हैं जिसके नेबरहुड में फंक्शन 0 हो जाएगा। अब को ये पॉइंट कहीं भी बैठा हो और उसके नेबरहुड में फंक्शन 0 हो गया, तो आइडेंटिटी थ्योरम क्या कहेगी, यहां 0 कर दिया आपने, हर जगह 0 करो इसको, है ना, यहां 0 कर दिया, हर जगह 0। फिर हम कहेंगे ठीक है भाई, हर जगह 0 कर देंगे। फिर हम आएंगे क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन में नॉन कांस्टेंट है, तो आप क्या कहोगे, या तो ये बात गलत है या ये बात गलत है, ये तो पेपर वालों ने दे रखी है, तो ये गलत होने का कोई बात ही नहीं है, ये बात गलत है ना, इसका मतलब ऐसा कोई z नहीं मिलेगा आपको, तो इसके अंदर ऐसा कोई z है ही नहीं, तो y की तो खुद की वैल्यू ही क्या आ गई, एम्प्टी सेट है ना y, तो कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर पॉसिबल ही नहीं है। एम्प्टी सेट कैसा सेट होता है, क्लोज्ड, ओपन नहीं होता है, हाँ ओपन भी होता है, क्लोज्ड भी ओपन भी होता है, क्लोज्ड। तो इस स्टेटमेंट को भी आप गलत नहीं कह सकते, इस स्टेटमेंट को भी गलत नहीं कह सकते, ये बात आई समझ में, ठीक है। सिर्फ इतनी ही बात ध्यान रखनी है हमें, अगर कोई एंटायर फंक्शन बाउंडेड दे दिया तो वो कांस्टेंट ही होना पड़ेगा उसको, ठीक है, और कांस्टेंट दे दिया, कांस्टेंट तो अपने आप में बाउंडेड ही है ना, उसकी तो वैल्यू 1 दे दी तो उसके अलावा कुछ हो नहीं सकती, ठीक है। अब अगर आपको कोई ये बोलेगा कि ये फंक्शन एंटायर भी है और बाउंडेड भी है, तो आप क्या कहोगे, कांस्टेंट है, ठीक है। कोई स्पेसिफिक जगह दे देगा तो अलग बात है, ठीक है, उसको मत सोचना कि सिर्फ इसी जगह में बाउंडेड है तो कांस्टेंट बताओ। जैसे एक क्वेश्चन किया था ना हमने, e की पावर z, सारा जो लेफ्ट हैंड साइड था उसके अंदर बाउंडेड था ना वो, लेकिन वो कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, इसको अगर उल्टे तरीके से सोचे हम, पहली बात तो ये कि एंटायर प्लस बाउंडेड इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये बात पता लग गई हमें, ठीक है। एंटायर प्लस कांस्टेंट इज इक्वल टू बाउंडेड, हाँ एक ही बात होगी वो, तो उसकी तो कोई वो तो बात लिखने की थी भी नहीं इतनी, कांस्टेंट बाउंडेड होगा। और दूसरी बात क्या पता लग रही है हमें कि एंटायर प्लस अनबाउंडेड इज इक्वल टू, ये बात समझ में आई आपको, है ना। एंटायर प्लस अनबाउंडेड क्या होगा, नॉन कांस्टेंट, ठीक है, और एंटायर प्लस नॉन कांस्टेंट क्या होगा भाई, हाँ अनबाउंडेड। ये बातें आ गई ना समझ में, ये ही काम आने वाली बातें हैं। अगर कोई फंक्शन आपको एंटायर, इन दोनों में से एक याद कर लोगे, दूसरा तो ऑटोमेटिक है, इक्विवेलेंट है, इनमें से भी एक याद कर लो बस। हम क्या करेंगे, इसको याद कर लो, ये ज्यादा काम आएगा। अगर कोई फंक्शन एंटायर है, क्योंकि ये लिखा होता है ना बार बार में, एंटायर एंड नॉन कांस्टेंट, अगर कोई फंक्शन एंटायर भी है और नॉन कांस्टेंट भी है तो वो अनबाउंडेड होगा, ठीक है। अब अगर आपसे कोई बोले कि f ऑफ z इज इक्वल टू e की पावर z, f ऑफ z इज इक्वल टू साइन z, f ऑफ z इज इक्वल टू कोस z, ये जो फंक्शंस हैं इनकी बाउंडेडनेस के बारे में बताओ, आप क्या कहोगे, ये एंटायर है, नॉन कांस्टेंट है, अनबाउंडेड हो गया, बस
ये एंटायर है, नॉन कांस्टेंट है, अनबाउंडेड, एंटायर नॉन कांस्टेंट अनबाउंडेड। ठीक है, ये बात आई समझ में। अब कहीं भी कोई फंक्शन मेरे को दिखेगा ना एंटायर प्लस बाउंडेड, उसको कांस्टेंट बोल दूंगा मैं। ठीक है, एंटायर प्लस नॉन कांस्टेंट दिखेगा उसको अनबाउंडेड बोल दूंगा मैं। ठीक है, ये लिखो। इसके बाद आएगी एक्सटेंडेड जबरी थ्योरम। इसी का एक पार्ट है इसकी स्पेलिंग देख लेना आप। ठीक है, यू आएगा इसमें। एक्सटेंडेड डबली थ्योरम क्या कहती है? इफ एफ इज एंटायर एंड, अब इसके अंदर तो क्या था भाई, एफ एंटायर है और बाउंडेड है। अब क्या कह रहे हैं हम, एफ एंटायर है और मोड एफ लेस देन इक्वल टू ए प्लस बी इंटू मोड जेड की पावर के, ऐसा है। ठीक है, बाउंडेड तो है लेकिन इससे बाउंडेड है। ठीक है, आई बस समझ में। देन एफ इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट। ठीक है, दैट इज एफ जेड इज इक्वल टू ए जीरो प्लस ए वन जेड प्लस ए टू जेड स्क्वेयर ए के जेड की पावर की। ठीक है, ये बात समझ आई आपको? अब यहां अगर कोई कह देगा कि के की वैल्यू इन्फिनिटी है तो दिक्कत हो जाएगी ना। इनफाइनाइट डिग्री का कोई पॉलिनोमियल कहां से मिलेगा आपको? ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस में अगर आएगा तो मोड जेड की पावर कुछ ना कुछ मिलेगी। मोड जेड की पावर अगर 0 मिल जाए आपको तो क्या होगा? तो बताओ। कांस्टेंट ही हो जाएगा। कांस्टेंट हो जाएगा? क्यों हो जाएगा? मोड जेड की पावर 0 क्या होती है? 1। ए प्लस बी सम कांस्टेंट, ये बाउंडेड हो गया, ओनली बाउंडेड हो गया सिर्फ किसी कांस्टेंट से, तो ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट ही हो जाएगा। ठीक है, ये बात आई समझ में? ये लिखो, फिर आगे चलते हैं। लिख लिया ये? अब इस एक्सटेंडेड डबली थ्योरम के कुछ एप्लीकेशंस हैं, रिजल्ट्स हैं, वो बहुत ज्यादा काम आएंगे हमारे। ठीक है, कैसे काम आएंगे? अब ये नोट लिखो, इंपॉर्टेंट नोट है ये। इफ एफ इज एंटायर, अगर एफ एंटायर है तो इन्फिनिटी के ऊपर ये कैसा रिएक्ट करता है उससे ही हम बता देंगे कि इसकी शक्ल कैसी है। ठीक है, क्या बोला है मैंने? इन्फिनिटी के ऊपर कैसा रिएक्ट करता है, एनालिटिक है, सिंगुलैरिटी है तो कैसी है, उसी से बता देंगे कि ये क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आप किसी फंक्शन को चेक करना चाहोगे, आगे कंफ्यूजन हो रही है, इन्फिनिटी के ऊपर चेक करो उसको, जो इन्फिनिटी के ऊपर होगा उस हिसाब से बता देंगे। कैसे बताएंगे? पहली बार इफ z इज इक्वल टू इंफिनिटी, एनालिटिक पॉइंट है। एनालिटिक पॉइंट का मतलब इन्फिनिटी बेशक पुट करते रहो, फंक्शन क्या रहेगा? एनालिटिक रहेगा। तो आप क्या कह दोगे? f इज कांस्टेंट। ठीक है, दूसरा रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है, तो भी आप क्या कह दोगे? f इज कांस्टेंट। ठीक है, तीसरा और क्या हो सकता है भाई? ये आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी और कौन सी पोल हो सकता है ना ये। अगर z इज इक्वल टू इंफिनिटी पोल है तो क्या होगा? पोल ऑफ ऑर्डर n। ऑर्डर भी होता है ना पोल का कुछ। f इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट
ठीक है। z इज इक्वल टू इंफिनिटी एसेंशियल सिंगुलरिटी है तो f इज नॉन कांस्टेंट, कांस्टेंट तो क्या नॉन पॉलिनोमियल, क्योंकि वो भी तो एक पॉलिनोमियल होता है ना, एंटायर फंक्शन। ये बताइए मुझे। अब इसके एग्जांपल कैसे लेंगे हम, अगर आपको पता लगाना होगा तो। अब जैसे साइन जेड है, साइन जेड इंफिनिटी के ऊपर क्या होता है भाई, इंफिनिटी के ऊपर इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। या फिर आप दूसरी अप्रोच कर सकते हो, क्या कर सकते हो भाई, इंफिनिटी के ऊपर पूछ रहे कोई रेजिड्यू, तो हम क्या करते हैं, जीरो के ऊपर निकाल देते हैं वन बाय एफ ऑफ वन बाय जेड का, ठीक है। इंफिनिटी के ऊपर पूछ रहा है कोई, इसकी सिंगुलरिटी बताओ, हम क्या करेंगे, हम कह देंगे कि भाई हम इसकी जीरो के ऊपर बताएंगे और इंफिनिटी के लिए बता देंगे। ये एसेंशियल सिंगुलरिटी होती है। इसका मतलब z इज इक्वल टू इंफिनिटी पे एसेंशियल नॉन पॉलिनोमियल एंटायर फंक्शन। साइन क्या होता है, नॉन पॉलिनोमियल एंटायर फंक्शन, ठीक है। ऐसे ही e की पावर z है, ठीक है। इसके एग्जांपल्स मिल गए ना। और एनालिटिक और रिमूवल सिंगुलरिटी का क्या है कि अगर z एनालिटिक पॉइंट है, ठीक है, इसका प्रूफ नहीं करवाएंगे, इसकी थोड़ी बहुत आपको आइडिया दे देंगे कि क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों हो रहा है ऐसा। अगर z एनालिटिक पॉइंट है तो क्या होगा, z के ऊपर फंक्शन एनालिटिक होगा क्या, है ना। इंफिनिटी के ऊपर, इंफिनिटी के ऊपर एनालिटिक है, इंफिनिटी के किसी भी पॉइंट के ऊपर जब फंक्शन एनालिटिक होता है तो डिफरेंशिएबल होता है उसके ऊपर, होता है ना। डिफरेंशिएबल भी हो गया भाई, ठीक है। डिफरेंशिएबल हो गया तो कंटिन्यूस भी होगा। कंटिन्यूस कोई फंक्शन कब होता है, जब इसके जब पॉइंट सारे z0 पे जाएं और फंक्शन क्या हो जाए, बाउंडेड। यही होता है, फंक्शन भी कहीं ना कहीं बाउंडेड हो, एल के ऊपर किसी उसके ऊपर, ऐसा कुछ होता है ना। आप क्या कहोगे, अगर फंक्शन बाउंडेड है तो एंटायर प्लस बाउंडेड आ गया ना, कांस्टेंट। तो इंफिनिटी ले रखा है तो मतलब पूरे के ऊपर, पूरे प्लेन के ऊपर ही बाउंडेड है। ये बात समझ में आई। अगर इंफिनिटी के नेबरहुड में कोई चीज बाउंडेड हो गई, और इंफिनिटी का नेबरहुड क्या होता है, ये होता है ना इंफिनिटी का नेबरहुड, तो पूरा प्लेन, तो एंटायर प्लस बाउंडेड कांस्टेंट। यहां भी क्या कहोगे, रिमूवेबल सिंगुलरिटी में इक्विवेलेंट वाले जब लिखवाए थे, एक लिखवाया था ना, अगर z नॉट रिमूवेबल सिंगुलरिटी है उसके अराउंड फंक्शन बाउंडेड होगा तो कांस्टेंट हो जाएगा वहां पे भी, ठीक है। आई बात समझ में। इसका प्रूफ थोड़ा लेंथी है, इसका कोई काम नहीं है। बस आप ये करो कि z इंफिनिटी पे पोल है, पोल और पॉलिनोमियल एक जैसे दिखते हैं, अगर इंफिनिटी पे पोल है तो पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। इंफिनिटी पे ये तो बता ही दिया इसका एग्जांपल, ठीक है। और वो इंप्लाइज था ना, उसको आप इफ एंड ओनली इफ भी लिख सकते हो, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ लिख लेना उसको, जो ऐसे कर रखा ना आपने, उसको ऐसे कर लेना उसको, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ कर लेना उसको, क्योंकि हम क्या करेंगे, वहां से वहां भी पहुंच जाएंगे कभी बार। तो पता क्या चला आपको, अगर एफ एंटायर है तो इंफिनिटी के ऊपर एनालिटिक भी हो सकता है, और क्या हो सकता है भाई, और हो सकता है ये रिमूवेबल सिंगुलरिटी, पोल ऑफ ऑर्डर एंड एसेंशियल सिंगुलरिटी, ठीक है। अगर एनालिटिक है तो कांस्टेंट हो जाएगा फंक्शन, रिमूवेबल है तो भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ये है तो क्या होगा, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एंड एट मोस्ट, और ये है तो नॉन पॉलिनोमियल एंटायर फंक्शन, ठीक है। अब क्वेश्चंस करते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 1। अब ये बताना, इसका नेचर बताना है, ठीक है। एट z इज इक्वल टू इंफिनिटी, एफ z इज इक्वल टू 5, एट z इज इक्वल टू इंफिनिटी, एफ z इज इक्वल टू साइन z,
ये है हमारे पास, ठीक है। आप क्या कहोगे कि इंफिनिटी के ऊपर अगर कांस्टेंट फंक्शन है, इंफिनिटी पे क्या होगा भाई उसका, या तो एनालिटिक होगा या रिमूवेबल सिंगुलैरिटी होगी, ठीक है। इसकी सिंगुलैरिटी तो कोई आपको दिख नहीं रही, आई बात समझ में, तो ये क्या होगा एनालिटिक। आई बात समझ में, कैसे क्या करेंगे, एफ जेड साइन जेड, ये क्या है, नॉन पॉलिनोमियल एंटायर फंक्शन है ना, ये नॉन पॉलिनोमियल एंटायर फंक्शन है, तो इंफिनिटी क्या होगी, एसेंशियल सिंगुलैरिटी वो लिख रखा है वहां पे, ठीक है। जेड इक्वल टू इंफिनिटी, यहां देखोगे बस आप यहां करोगे आपको मिलेगा ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, तो इंफिनिटी क्या होगा, पोल ऑफ ऑर्डर 2, आई बात समझ में, इसमें पोल ऑफ सिंपल पोल। अब आप ज्यादा कैलकुलेशन के बिना बता दोगे ना इंफिनिटी में कैसा बिहेव करेगा, क्या करेगा, ठीक है। अगर नहीं बता पा रहे हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं, 1/z करके देख लेना आप, 1/z करके 0 के ऊपर एसेंशियल देगा ये, 1/z 0 के ऊपर एनालिटिक है ये, 1/z करोगे 1/z का स्क्वायर, 0 क्या है, 2 ऑर्डर का पोल है, 1 ऑर्डर का पोल है, ठीक है। और एक बात और लिखो, एक नोट और लिखो, if f is entire function and mod f greater than equal to a plus b mod z k, then वहां लेस देन इक्वल टू था तो एटमोस्ट डिग्री के थी ना, यहां एटलीस्ट डिग्री के हो जाएगी, ठीक है। देन f is polynomial of degree at least k, ठीक है। अब देखो f इज एंटायर दे दिया, और इसका मतलब क्या है, अगर किसी लिमिट के ऊपर यहां z लिख लो, ठीक है, z है ना ये, z किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की लिमिट ले ली कोई और वो इन्फिनिटी आ गई तो पोल आएगा ना, ये तो बात पक्की है, z गोज टू z नॉट पोल आता है, इन्फिनिटी के ऊपर पोल है, इसका मतलब ये, ठीक है। ये बात समझ में आई, इतने से मुझे ये पता चला इन्फिनिटी के ऊपर पोल है, पोल है तो ये f1/z ये भी पोल होगा 0 पे, ठीक है। ये गलत हो जाएगा ना, इन्फिनिटी के ऊपर पोल हो तो पॉलिनोमियल होता है क्या वो, तो ये कैन नॉट बी पॉलिनोमियल, गलत हो जाएगा। इनफाइनाइटली मैनी जीरोस, कोई पॉलिनोमियल है ऐसा जिसकी इनफाइनाइटली जीरोस हो जाए, जितनी उसकी डिग्री होगी इतनी जीरो होंगी, ठीक है। ये भी गलत, ये ठीक हो जाएगा ना, ये ठीक है। ये तो पुराने तरीके से भी हो जाता, ठीक है, इन्फिनिटी के ऊपर ये पोल, ये चीजें डिस्कार्ड करने के लिए आपको लवली थ्योरम की जरूरत पड़ी। इसमें देखो ये क्वेश्चन कैसा है, एफ एंटायर है और ये दे दिया, इतना सोचते ही स्टूडेंट क्या सोचेगा, ओहो बढ़िया बात होगी, ये तो डायरेक्ट थ्योरम दे दी, 3 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, है ना। और ये यार देखो 3 डिग्री का पॉलिनोमियल भी दे रखा है, ठीक कर देगा इसको, ऐसा कुछ करेगा ना। लेकिन यहां क्या दे रखा है, देखो मोड z इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब लार्ज z है, ठीक है। जो लवली थ्योरम है वो भी लार्ज z के लिए ही है हमारे पास, ठीक है। z बिलोंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, इसका मतलब लार्ज z के लिए ही पॉसिबल है वे चीजें, ठीक है। लार्ज z दे रखा है, एफ जेड इज इक्वल टू, ये जो कंडीशन दे रखी है ये भी तो कोई दिक्कत कर सकती है, ये बात आई समझ में। चेक कर लेते हैं हम, इस कंडीशन से सिर्फ मैं इतना कह सकता हूं कि f एक पॉलिनोमियल होगा डिग्री एटमोस्ट 3, ठीक है। आई बात समझ में। यहां से आप क्या कह दोगे, सॉल्यूशन ऑफ 6, f इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एटमोस्ट 3, ठीक है। इसका मतलब f ऑफ z इक्वल टू a प्लस बी जेड प्लस सी जेड स्क्वेयर प्लस डी जेड क्यूब, ऐसा कुछ होगा क्या, ये ए बी सी डी क्या कांस्टेंट होंगे। अच्छा ये तो आ गया, ये दोनों बराबर दे रखे हैं भाई हर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, कोई बात नहीं, एफ ऑफ आइटा जेड लिख लो, एफ ऑफ आइटा जेड, ए तो ऐसे कैसे रहेगा प्लस आइटा बी जेड, ऐसा आ जाएगा क्या, प्लस प्लस क्यू माइनस सी जेड स्क्वेयर, ये आएगा क्या। उसके बाद माइनस आइटा डी जेड क्यूब, प्लस आइटा नहीं है,
क्यूब करते ही आयटा क्यूब माइनस आयटा होता है, अच्छा हाँ, है ना? ठीक है। ये आ जाएगा। ये दोनों अगर सेम दे रखे हैं तो मैं क्या करूंगा, अब कोफिशिएंट को कंपेयर करूंगा क्या? कोफिशिएंट कंपेयर करोगे, a इज इक्वल टू ए, इसको हाँ a इज इक्वल टू ए, इसका मतलब a तो कुछ भी होता रहे, आपस में बराबर होता ही रहेगा वो तो, ठीक है। आयटा b इज इक्वल टू बी, ये क्या आ गया भाई? आयटा इज इक्वल टू 1, आयटा इज इक्वल टू 1, ये होता है आयटा 1, आयटा की पावर 4 होगी जब होएगा, है ना? इसका मतलब नॉट पॉसिबल, सिर्फ कब पॉसिबल है? जब ये 0 हो। अगर b को मैं 0 ले लूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना। तो इसका मतलब ये इंप्लाई कर देता है b इज इक्वल टू 0, ठीक है? ये बात आ गई समझ में? अब आगे बढ़ते हैं, इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे आप। आयटा ये b आ जाता ना, ये तो b इंटू आयटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाता। आप कह देते या ये 0 या ये 0, ये 0 हो नहीं सकता तो सिर्फ b 0 होगा, ठीक है? अगर आप सोच नहीं पाते कि और कहां हो सकता है तो आप ये करो डायरेक्ट, ठीक है? इंटीग्रल डोमेन होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स प्लेन, ये हो गया। उसके बाद क्या करोगे आप, माइनस सी इज इक्वल टू सी, ये आ गई ना b की वैल्यू, माइनस सी इज इक्वल टू सी, सी को 0 सी को 0 होना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है? 2c इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज c इज इक्वल टू 0, ठीक है? माइनस आयटा d इज इक्वल टू d, सेम बात आ गई यहाँ पे, यहाँ पे आयटा माइनस बना रहा है, इंप्लाइज d इज इक्वल टू 0, ठीक है? अब क्या क्या कहोगे, b को भी 0 होना पड़ेगा, c को भी 0, d को भी 0, तो कांस्टेंट हो, a के ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं है, कांस्टेंट होएगा ये, कांस्टेंट। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गलत, नो सच फंक्शन गलत, ये भी गलत, ठीक है? लेट f बी ए मैरोमॉर्फिक फंक्शन, ये नई चीज आ गई भाई, मैरोमॉर्फिक फंक्शन, है ना? मैरोमॉर्फिक फंक्शन क्या होते हैं आप साइड में लिख लो, या तो एनालिटिक हो, ठीक है? अगर कोई सिंगुलैरिटी है भी तो वो पोल होगी, पोल के अलावा कुछ नहीं होगी, बस इतनी डेफिनेशन है इसकी मैरोमॉर्फिक की, ठीक है? या तो एनालिटिक होगा या फिर कोई सिंगुलैरिटी है भी तो वो पोल होगी, ठीक है? यहां पे आ जाओ अब, मैरोमॉर्फिक फंक्शन सच दैट दिस एट ईच जेड देन f इज वेयर f इज एनालिटिक देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है? नो सच फंक्शन एग्जिस्ट। अब इसमें क्या कहोगे आप, ऐसे क्या फंक्शन है नहीं जो अनबाउंडेड है? ऐसे तो बहुत फंक्शन है ना, ठीक है? ये तो गलत हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है कि ऐसा कोई फंक्शन नहीं मिलेगा। सच फंक्शन f इज एंटायर, ठीक है? और है भाई f ऐसा दिखेगा, ऐसी शक्ल दिखेगी, ठीक है? इतने पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहा है कि ऐसी शक्ल दिखेगी, फोर्थ ऑप्शन। इससे आप क्या कहोगे, ये तो कुछ आपको जो नोट दिखवाया था उस जैसा नहीं है ये, डिग्री एटलीस्ट 1, है ना? f विल बी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एटलीस्ट 1, इसका मतलब 1 से ज्यादा भी हो सकती है डिग्री, ठीक है? ठीक है, इसका मतलब ये पता चल गया पॉलिनोमियल होगा, डिग्री 1 से कम नहीं हो सकती, ज्यादा होगी। तो एंटायर होते हैं क्या पॉलिनोमियल सभी? एंटायर होता है ना? सभी पॉलिनोमियल एंटायर होते हैं, ये ठीक हो जाएगा, ठीक है? अब डिग्री कोई भी आओ इसकी, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आओ, एंटायर तो होगा ही होगा, ये तो पता चल गया मुझे। डिग्री 1 है तो इस जैसा दिखेगा, ठीक है? डिग्री 1 से ज्यादा है तो इस जैसा नहीं दिखेगा, इतनी सी बात होगी वो सब। तो आप क्या कहोगे, ठीक है चलो इससे ये पता चल गया कि भी ये एंटायर होगा, लेकिन एक और बात दे रखी है ना, f ऐसा दे रखा है क्या, मोड f आएगा यहाँ पे, ठीक है? तो अगर मैं z बाय f कर दूं और z एंटायर है, ये f एंटायर है, तो ये भी एंटायर होगा, है ना? और ये क्या होगा भाई, z बाय f लेस देन इक्वल टू 1 होगा क्या ये, है ना? यहां 1 ही तो बच जाएगा बस, तो ये बाउंडेड आ गया, -1 और 1 के बीच में आ गया ये फंक्शन है, एंटायर भी है प्लस बाउंडेड भी है, तो कांस्टेंट आ गया। z बाय f इज इक्वल टू k मान लू, f इज इक्वल टू 1 बाय k z, ये आ गया क्या, ये वाला है समझ? अब अगर k 1 से छोटा है तो 1 बाय k 1 से बड़ा होगा क्या ये, है?
के एक से छोटा है तो 1/k 1/k बड़ा होगा। बड़ा होगा हमेशा ही। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो आप क्या कहोगे, ये एक से छोटा है तो मोड ए ग्रेटर देन 1, ठीक है, एफ जेड एफ इजिकल टू जेड ए ग्रेटर देन 1, ये ठीक हो जाएगा। ये बात आई समझ में? या तो फिर आप यहां से देख लो भाई, यहां से भी करोगे तो अगर एफ ग्रेटर देन इक्वल टू मोड जेड आ रहा है, ठीक है, और आप क्या करना चाहते हो, बराबर करना चाहते हो, एफ तो बड़ा तभी आएगा ना जब ये भाई साहब एक से बड़े होंगे। ये कंडीशन तभी फॉलो हो सकती है जब ये एक से बड़ा हो, ठीक है, एक से छोटा होगा तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई करेगी नहीं ना। ये बताइए समझ में? ये कंडीशन तभी फॉलो होगी जब ये कंडीशन तभी फॉलो होगी जब ये एक से बड़ा होगा। एक से छोटा हो गया तो दिक्कत ही दिक्कत है फिर तो, ठीक है। तो ये ठीक हो गया, यूनिक थोड़ी है ये, कोई भी ए बदलते जाओ आप, बस ए 1 से बड़ा होना चाहिए बस, ठीक है। ये बताइए समझ में? इसमें क्या यूज किया आपने? कुछ नहीं किया, एंटायर प्लस बाउंडेड देखना था, जेड वाले एफ को यहां ले आए बस, ये बाउंडेड आ गया, ठीक है, कांस्टेंट आ गया, इस जैसी शक्ल दिख गई इसको, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में आप ऐसा कर लोगे। सेकंड देखो, सेम वो ही चीज करेंगे हम यहां पे। इसमें क्या है, एफ एंड जी बी एंटायर फंक्शन एंड जी नॉट इक्वल टू 0 दे दिया और एफ लेस देन इक्वल टू दिस ये दे दिया। अब आप क्या कहोगे कि ये फंक्शन इससे छोटा या बराबर है, ऐसा कुछ है ना। आप कहोगे कि मोड है क्या इसमें भी मोड है भाई, मोड लगाओ, ठीक है, मोड है इसके अंदर, बाउंडेड दे दिया इस फंक्शन से। अगर जी जेड 0 के इक्वल नहीं हो सकता तो इसको नीचे ला सकता हूं मैं, है ना। दोनों एंटायर है, ये दोनों भी एंटायर ही होंगे फिर बाय में आएगा तो एफ बाय जी क्या है, एंटायर है, लेस देन इक्वल टू 1 भी आ गई, आगे क्या लेस देन इक्वल टू 1, या दोनों जगह डिवाइड कर दो आप जी जेड से, मोड से डिवाइड करोगे पॉजिटिव है, साइन में फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी क्या आ गया, एंटायर प्लस बाउंडेड। एंटायर प्लस बाउंडेड क्या होता है, कांस्टेंट। एफ बाय जी इज इक्वल टू के, एफ बाय जी, एफ इज इक्वल टू के इंटू जी, किसी ना किसी के लिए तो होगा ये, ठीक है, ये ठीक हो जाएगा। आएगा समझ में? एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, जी भाई साहब ऐसा है कभी 0 होगा नहीं, एफ इज इक्वल टू के इंटू जी आ गया, तो ये 0 के ऊपर 0 आने का क्या संभावना है, ये तो है ही नहीं। के 0 है तो अलग बात है, लेकिन और किसी सूरत में तो नहीं हो सकता ना ये बताइए समझ में। एफ जेड नॉट इक्वल टू 0, अब अगर जी 0 नहीं हो सकता, ये तो 0 हो सकता है, इसको क्या दिक्कत है ना। ये 0 हो सकता है तो ये गलत, ठीक है, कहीं ना कहीं तो 0 हो ही सकता है ये देखो आगे बढ़ेंगे फिर, ठीक है। अब इसके अंदर देखो, लेट एफ एंड जी बी टू होलोमॉर्फिक फंक्शन ऑन दिस डोमेन, ठीक है। अब ए यूनियन डी का मतलब दोनों इन दोनों के यूनियन के ऊपर एनालिटिक है, ठीक है। वेयर ए दिस एंड डी दिस, ये निकालेंगे ना ये। अब एक बात ध्यान रखो, कॉम्प्लेक्स के अंदर डोमेन इज इक्वल टू इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। अगर कोई डोमेन है तो वो इंटीग्रल डोमेन है, डोमेन नहीं है तो इंटीग्रल डोमेन नहीं है, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब देखो, ये इंटीग्रल डोमेन का ही तो है कुछ, है ना। 0 है तो 1 ना 1 पे 0 होगा। अब आप क्या कहोगे, सबसे पहले तो आप ये ए और डी निकाल लोगे, क्या है ए निकालोगे तो आएगा भाई 1/2 है, ये जेड लिख दी ना 1/2, रेडियस होगी ना ये सर्कल की रेडियस 1/2 और 1 के बीच में रिंग आएगी ना, उसकी है ना ये इक्वेशन। ए जो रीजन है वो आएगा आपका ये तो आपका ए है, ठीक है। ये पॉइंट 1 है, 1 तक जा रहा है, 0 पे इसका सेंटर था। इसका सेंटर कहां भाई, 2 के ऊपर, 2 के ऊपर इसका सेंटर है, और इसके अंदर बाउंड्री इंक्लूडेड है या नहीं है, नहीं है ना, तो इसकी बाउंड्री इंक्लूडेड नहीं है भाई, ये ध्यान रखना बात, ठीक है। इसके अंदर z-2, 2 के ऊपर तो सेंटर है, इसकी बाउंड्री भी इंक्लूडेड नहीं है, रेडियस 1 है तो ऐसे कुछ होगा,
है ना, यहाँ पे 3 है, इसके अंदर पूरा आ गया अंदर का, ये D है अपना और ये क्या है A, ठीक है। अब मैं कह दूं कि F और G A के अंदर एंटायर है ना, तो A डोमेन है ना अपनी, ये भी क्या है, डॉटेड है ना, ये भी डॉटेड है भाई, ध्यान से देखोगे तो, क्योंकि इक्वल टू तो किसी के साथ लगा ही नहीं हुआ, दोनों में इक्वल टू कहीं नहीं लगा हुआ, तो ये भी डॉटेड आएगा, ये भी डॉटेड, वो तो लिखे रखा है। ए एक डोमेन है, डोमेन क्या होता है, ओपन प्लस कनेक्टेड, नॉन एम्प्टी प्लस ओपन प्लस कनेक्टेड है ए, तो इंटीग्रल डोमेन भी होगा। तो ए के अंदर कोई दो फंक्शन है, होमोमॉर्फिक है, दोनों को मल्टीप्लाई करके 0 दे रहे हैं, एक ही 0 होगा या दूसरा 0, ऐसा पॉसिबल है ना चीज, तो ये यही दे रखा है बस, एफ डॉट जी इक्वल टू 0, ठीक है, एफ इज इक्वल टू 0 और जी इक्वल टू 0 ऑन ए, ये ठीक हो जाएगी बात, क्यों, क्योंकि ए एक डोमेन है, ठीक है। Z बिलोंग टू ए यूनियन डी, अब ए यूनियन डी डोमेन है कोई, ये बताओ पहले तो, नहीं, कनेक्टेड ही नहीं है, कनेक्टेड नहीं है ना ये, तो क्या कहोगे आप भाई, अगर f डॉट जी ए यूनियन डी के लिए नॉट इक्वल टू 0 है, f इज इक्वल टू 0 और g इज इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्या पता f इसके अंदर तो नॉट इक्वल टू 0 हो और इसके अंदर 0 हो, ठीक है, तो भी ये 0 दे देगा, आई बात समझ में। इंटीग्रल डोमेन नहीं है तो ये चीज तो हो जाएगी गलत, ठीक है। ये सेम होगी क्या फिर, ये दोनों चीज सेम ही होगी फिर तो, ये भी और ये भी, है ना, हाँ सेम होगी ये तो। ऑन ए कर दो फिर इसको भी, क्योंकि ये तो सेम ही होगी। ऑन ए करोगे तो भाई ऐसा है कि कोई ना कोई तो क्या पता 0 हो, है ना, एफ नॉट इक्वल टू 0 तो जी हो जाएगा 0, ऐसा कुछ होगा, क्यों, क्योंकि ए तो डोमेन है ही अपनी, इसको ठीक कर दोगे, और डी भी डोमेन है ना, डी भी डोमेन है तो डी को भी ठीक कर दोगे, ये डोमेन नहीं है भाई, इसको गलत कर दोगे बस, ठीक है। आगे है ये देखो, एनालिटिक एंटायर रखा है ना, ये एंटायर है, f कैन टेक वैल्यू z0 एट फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स इन दिस, इसका मतलब इस सेट के अंदर फाइनाइट पॉइंट होंगे जिसके ऊपर वैल्यू z0 आ जाए। तो अगर मैं f को कोई भी नॉन पॉलिनोमियल या फिर पॉलिनोमियल भी ले लूं तो क्या होगा उसका, 1/n के अंदर कोई वैल्यू एक पॉइंट पे आ जाएगी, ऐसा हो सकता है ना। अगर मैं सॉल्यूशन 10 के बारे में सोचूं और f को क्या कह दूं, ये पॉलिनोमियल है, ठीक है, और z0 कुछ भी वैल्यू आ जाए, z0 5, 6, 7 जो भी आ जाए, और इस सेट के ऊपर कहीं ना कहीं अचीव होती हो, तो कह सकता हूं ना सिर्फ इनफाइनाइटली पे अचीव होगी, एक के ऊपर ही अचीव होगी बस, ठीक है। अगर इवन पॉलिनोमियल है तो 2 के ऊपर अचीव हो जाएगी, इतना ही कुछ है बस, ये बताइए समझ में। अगर z0 को मैं 1/4 लेता हूं, ठीक है, और f को बोल दूं कि z स्क्वायर है, तो क्या कहोगे आप, -1/2 तो हो ही नहीं सकता, 1/2 फाइनाइटली पॉइंट्स के ऊपर ये z0 वैल्यू है, ठीक है, ऐसा पॉसिबल है भाई, कैन टेक लिख रखा है तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी पूछ रखी है ना, तो ले सकते हैं फाइनाइटली के ऊपर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ये हो गया, ये देखो f 1/n इज इक्वल टू z0, f इज कांस्टेंट, ये बताइए समझ में, ये तो डायरेक्ट आइडेंटिटी थ्योरम लगी ना, अब ये ठीक हो जाएगा, ये नहीं होगा भाई, इस तरीके का क्वेश्चन किया था ना, क्योंकि इसका लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता ही नहीं, इसका तो करता था जब आइडेंटिटी लगाई हमने। और ये क्वेश्चन पता क्यों लिखा है, यहाँ पे कैन टेक लिख रखा है, कैन टेक का मतलब ले सकता है, अगर फंक्शन कांस्टेंट हो गया ना तो कैन टेक गलत हो जाएगा मेरा, आई बात समझ में। कांस्टेंट होगा 1/2 1/3 सभी के लिए एक ही वैल्यू देगा तो फाइनाइट हो जाएगा, ये बात समझ में आई। लेकिन यहाँ कांस्टेंट थोड़ी है, सिर्फ एक पर्टिकुलर वैल्यू के बारे में पूछ रखा है,
तो पर्टिकुलर वैल्यू तो हो सकती है, फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स पे अचीव हो जाए कोई। एफ की वैल्यू आप बोल दो भाई एक कहां होगी, जैसे e की पावर z है, ये कांस्टेंट तो है नहीं। अब आप ऐसे बोल दो कि किसी डोमेन के अंदर 1 कहां होगा भाई, ये 0 पे होगा। अगर मैं ये बोल दूं ये डोमेन है और आप बताओ 1 कहां होगा, 0 के ऊपर होगा, है ना, ऐसे कुछ होगा ना। ये n पाई 2n पाई आइटा के भी होगा। इस डोमेन में कितने 2n पाई आइटा टाइप के हैं वो देख लेंगे, 2 4 जितने भी। तो ये तो चीज पॉसिबल है, कांस्टेंट भी ठीक है। अब ये कहते हैं कर्व पे z नोट है, ठीक है, कर्व के ऊपर वैल्यू ही z नोट है और ये कर्व यहां से आ रही है, इसका लिमिट पॉइंट आता है सी के अंदर। अब यही चेक करना है ना, जिस सेट के ऊपर कांस्टेंट है उस सेट का लिमिट पॉइंट डोमेन में आता है या नहीं आता। डोमेन दे रखी है पूरी की पूरी कॉम्प्लेक्स प्लेन, इसका लिमिट पॉइंट कॉम्प्लेक्स प्लेन में आता है, आता है ना इसका तो, क्योंकि ये रैशनल नंबर का तो आता है लिमिट पॉइंट। ये क्लोज थोड़ी है कि इसका फाई है लिमिट पॉइंट डेराइव्ड सेट, ठीक है। तो ये कांस्टेंट दे देगा, ये भी ये बताइए समझ में। इसका लिमिट पॉइंट तो अपने डोमेन के अंदर ही होगा, इससे बाहर तो कुछ आएगा ही नहीं। अगर लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट भी कर गया ना कुछ इसके अंदर तो आएगा, इससे बाहर कहां जाएगा, कॉम्प्लेक्स प्लेन से बाहर, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, इसके अंदर f कोई ऐसा फंक्शन है 1/z, f of 1/z z इक्वल टू 0 के ऊपर इंफिनिटी है, तो क्या होगा, 0 क्या होगी, इसकी पोल होगी, ठीक है। 0 अगर इसकी पोल है तो z इज इक्वल टू इंफिनिटी एफ जेड का पोल होगी, ठीक है, ठीक है। अगर z इज इक्वल टू इंफिनिटी इसका पोल है तो f की शक्ल कैसी दिखेगी, एक पॉलिनोमियल जैसी दिखेगी ना। तो कांस्टेंट होना कोई जरूरी नहीं है, कांस्टेंट हो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब अगर पिछले क्वेश्चन की जगह ये होता ना f कैन बी कांस्टेंट, फिर तो ठीक कर देते इसको, लेकिन f इज कांस्टेंट, इतने पक्के तौर पर कैसे कह रहा है ये कांस्टेंट होगा। f कैन हैव इनफाइनाइटली मेनी जीरोस, किसी पॉलिनोमियल की इनफाइनाइटली मेनी जीरोस थोड़ी आती हैं, पोल का जो ऑर्डर होगा उसी हिसाब से काम करेंगे ना, इसको गलत कर देंगे। f कैन हैव एट मोस्ट फाइनाइटली, हाँ ये थोड़ी काम की बात आई है, ठीक है, इसको ठीक कर देंगे। f इज नो वेयर वैनिशिंग, ये वैनिशिंग का क्या मतलब होता है कि जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ चीजें होती हैं जो आपको याद होना चाहिए, जैसे वैनिशिंग, वैनिशेस, इसका मतलब है भाई f इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक आता हमने ओडी में किया था, सॉल्यूशन ब्लो अप कर गया, ब्लो अप का मतलब इन्फिनिटी पे चला गया, ब्रेकअप कर गया, ब्रेकअप का मतलब कंटिन्यूटी टूट गई उसकी, ठीक है, इस टाइप के होते हैं ना ये। नो वेयर वैनिशिंग, कहीं जीरो नहीं बनेगा भाई। पॉलिनोमियल है तो जीरो निकाल सकते हो क्या, पॉलिनोमियल की आप इजीली निकाल सकते हो, कहीं ना कहीं तो जीरो बनेगा। तो इसको क्या कहते हो गया, गलत, ठीक है। ये कह रहा था एक भी जीरो नहीं है, ये कह रहा था इनफाइनाइटली मैनी, ये कह रहा है कांस्टेंट है, ये ठीक है भाई, एट मोस्ट फाइनाइटली मैनी जीरोस मिलेंगे, ठीक है। अब कितनी 4 थ्योरम लिखे हैं ना आपने अभी तक, 5वीं थ्योरम लिखो, ओपन मैप थ्योरम। let f be an known constant analytic function, then f is an open map, i.e. f maps open set to open set, ठीक है। अब अगर f एक नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन दे दिया आपको, तो f क्या करेगा, ओपन को ओपन पे ही भेजेगा, ओपन की इमेज ओपन ही आएगी हमेशा, ठीक है। नॉन कांस्टेंट क्यों लिख रखा है, क्योंकि अगर f कांस्टेंट हो गया, मैं मान लेता हूं कि उसकी इमेज तो फाई नहीं आएगी, एक कोई ना कोई कांस्टेंट एक पॉइंट आ जाएगा, है ना।
एक पॉइंट तो क्लोज होता है ना हमेशा। अगर उसकी इमेज ही ये आ जाएगी, ये एफ और जेड के मान लोगे, तो ये तो क्या है, ये तो क्लोज है, ठीक है। सुप्रीमम भी है, सुप्रीमम भी ये, इन्फीमम भी ये। एक और बात जानने वाली क्या है, ठीक है, ये लिखनी है ना, ओपन को ओपन पे भेजेगा। अब एक बात और लिखो नोट के अंदर, अगर मेरे पास ऐसा फंक्शन है जो एनालिटिक है इस डोमेन पे, ठीक है, ये कोई डोमेन है ना, ये नॉन एम्प्टी ओपन कनेक्टेड है, इस पे एनालिटिक है, तो आप क्या कहोगे? और इसके अंदर का कोई सेट ले लिया आपने, ठीक है, इसकी इमेज चेक कर रहे हो आप, क्या होगी ये चेक करना चाहते हो आप। इमेज कैसे चेक करते हैं हम? ये कोई XY प्लेन है, ठीक है, ये कैसा प्लेन होगा? यूवी प्लेन, FZ वाला, ये यूवी प्लेन होगा। ये XY प्लेन है, ये ऐसा ही तो करते थे हम पहले, यूवी प्लेन है, इसकी इमेज यहां देखते हैं क्या आएगा, जैसे उसमें नहीं था ठीक है, e की पावर Z में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो आप क्या कहोगे? अगर मेरे पास ऐसा कुछ है, ये फंक्शन, ये तो कोई डोमेन है, ओपन है ये, इसकी ये वो करना, कंसीडर मत करना, ठीक है, क्योंकि ओपन होना चाहिए ना डोमेन, तो उसके अंदर का कुछ ले लिया आपने, तो ये क्या करेगा भाई, इंटीरियर पॉइंट को किसी दूसरे सेट के इंटीरियर पॉइंट पे ही भेजेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ओपन को ओपन पे भेजेगा। ओपन में क्या होता है, ओपन के अंदर ऐसा कुछ होता है शायद, A0 इज इक्वल टू A, ये पता है ना आपको। तो ओपन के अंदर क्या होता है, इंटीरियर को इंटीरियर पे भेजेगा, ठीक है। और बाउंड्री पॉइंट को कहां, कोई इसकी मैं मान लेता हूं इमेज आ गई, कोई सेट है, ठीक है, तो इंटीरियर को तो भेज देगा उस सेट के इंटीरियर पॉइंट के ऊपर, ठीक है। और बाउंड्री पॉइंट को कहां भेज देगा, या तो बाउंड्री पे या अंदर, ठीक है, इसके बाहर नहीं भेजेगा कहीं पे भी। ये बात आई समझ में? तो आप कहोगे इंटीरियर पॉइंट गोज टू इंटीरियर पॉइंट ऑफ, इसको बी मान लू, ठीक है, इंटीरियर पॉइंट ऑफ बी गोज टू इंटीरियर पॉइंट ऑफ एफ ऑफ बी। ऐसा ही होगा ना, इसकी रेंज तो एफ ऑफ बी होगी ना, कोई सेट हो एफ ऑफ बी होगा वो, ठीक है। बाउंड्री पॉइंट ऑफ बी गोज टू आइदर ऑन बाउंड्री और इंटीरियर ऑफ एफ ऑफ बी। ये बात आई समझ में? ठीक है, या तो बाउंड्री के ऊपर दे देगा, बाउंड्री पॉइंट को फेंक देगा यहाँ पे, या इसके इंटीरियर के अंदर। ये बातें समझो, इसके अंदर कोई समझ में ना आया तो पूछो, बाकी काम आगे बढ़ते हैं। अभी ये लिख लिया। अब आप देखो, लेट बी बी एन ओपन सबसेट ऑफ सी। ओपन सबसेट ऑफ सी है अगर बी, आप क्या कहोगे, ये नॉन एम्प्टी होगा तो क्या हो जाएगा, नॉन एम्प्टी और कनेक्टेड होगा तो डोमेन बढ़ जाएगा नहीं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। ये कह रहा है कि अगर कोई एंटायर फंक्शन है आपके पास, उसकी बाउंड्री हमेशा, ये देखो पहले तो देख लेते हैं इसको भाई, बाउंड्री किसकी बोल रहा है, ठीक है, ऐसे इमेजिन नहीं कर पाएंगे ना हम। सबसे पहले तो कोई सेट बी है, ठीक है, उसकी कोई ना कोई इमेज है, ठीक है। बात किसकी हो रही है भाई, बाउंड्री ऑफ बी एफ बी, ऐसे कुछ बात हो रही है ना। इससे हम क्या समझते हैं, इससे हम समझते हैं पहले तो बी की बाउंड्री उठाई, उसके ऊपर फंक्शन लगा दिया, ठीक है। फंक्शन लगाते ही इसके पास क्या चांस है, या तो इसकी बाउंड्री के ऊपर पॉइंट जाएंगे या अंदर चले जाएंगे, ऐसा कुछ होगा ना। तो इसकी बाउंड्री इससे कम आएगी, ये बात समझ में आई। इसकी बाउंड्री के सारे पॉइंट या तो बाउंड्री के ऊपर चले गए, सारे बाउंड्री पे चले गए तो बराबर आ गई, कुछ अंदर चले गए तो ये कम आ जाएगी। ये चीज लिख रखी है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये क्या है भाई, एफ एंटायर बी और बी बी एन ओपन सबसेट, बी के ऊपर कोई भी लिमिटेशन नहीं दे रखी किसी प्रकार की। ये बात समझ में आई।
बी कुछ भी हो सकता है, ओपन सबसेट है, तो बी पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन भी हो सकता है। ये बात समझ में आई? अगर बी कॉम्प्लेक्स प्लेन हो गया, मैं मान लेता हूं, कुछ फेमस एग्जांपल है ना हमारे पास, कौन सा है? तो ये e की पावर z है। e की पावर z को अगर मैं देखूं और c से लेकर c स्टार तक एनालिटिक होता है ना, ये है ना, तो इसकी इमेज क्या आएगी? e की पावर z अगर मैं फंक्शन लेता हूं और b को ले लेता हूं कॉम्प्लेक्स प्लेन पूरा, इसकी इमेज आएगी भाई पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन, बीच में जीरो को छोड़ दो, ऐसा आएगा ना कुछ, पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन c स्टार इमेज आ गई। इसकी बाउंड्री क्या है? इसकी बाउंड्री तो कुछ है ही नहीं ना, इसकी बाउंड्री के ऊपर कोई बैठा है? कॉम्प्लेक्स नंबर की बाउंड्री के ऊपर तो कोई नहीं बैठा, इंफिनिटी बैठी है। इसकी बाउंड्री है फाई, डेल बी है मेरे पास फाई, ये बाउंड्री का होता है ना साइन, ये बात आई समझ में? कोई भी बाउंड्री नहीं है इसकी, तो रियल नंबर की कोई बाउंड्री पूछेगा आपसे, आप क्या कहोगे? इनफाइनाइटली लास्ट तक जा रहा है, कोई बाउंड्री नहीं है। इसकी बाउंड्री क्या है? जीरो बाउंड्री पे बैठा है ना इसकी, कुछ लिमिट पॉइंट इसके अंदर है, कुछ बाहर है, ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। अब आप कहोगे कि इसकी बाउंड्री तो है जीरो, एक बाउंड्री पॉइंट है ना इसका, इसकी कुछ है नहीं, ये इसका सबसेट किस एंगल से है भाई? ये है भाई एफ ऑफ डेल भी लिखोगे यहाँ पे, मैं ये डेल भी क्या था? फाइव। फाइव की कोई इमेज होती ही नहीं, ठीक है। और डेल ऑफ ऐसा कुछ आ गया मेरे पास, ठीक है। फाइव की कोई इमेज होती नहीं, इसकी जो पूरी की पूरी इमेज है, इसकी बाउंड्री जीरो है। ये इससे बड़ा है या छोटा है? जीरो तो एक पॉइंट आ गया, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो ये सबसेट कहां से होगा इसका? ये बताइए समझ में? ये भाई साहब क्या कह रहा है, मैं तो जीरो हूं, मेरे अंदर तो एक पॉइंट है, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, तो ये इसका सबसेट कहां से हो जाएगा? ठीक है, एंटायर फंक्शन दिया था आपने, ये बात समझ में आई? आ गई ना? यहां पे फॉर एवरी बाउंडेड ओपन बी, ये आ गई ना बात। अब बाउंडेड होगा तो बी कुछ ऐसा दिखेगा ना भाई, यहां तक जा सकता है बस बी, इसके बाद कहीं नहीं जाएगा, ओपन बी है तो अब क्या होगा? इसकी बाउंड्री डेल बी, एफ ऑफ डेल बी, ये क्या होगा भाई? या तो एफ बी की बाउंड्री के ऊपर जाएंगे पॉइंट, पूरे के पूरे ऊपर चले गए, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? ठीक है, अगर पूरे ही पॉइंट इसकी बाउंड्री के पूरे पॉइंट इसके ऊपर चले गए, बराबर आ जाएंगे दोनों, ठीक है। जिस तरह ये तो बी है कोई, ठीक है, ये एफ बी है, ये क्या कह रहा है? अपनी पूरी की पूरी बाउंड्री इसकी बाउंड्री के ऊपर भेज दी, बराबर आ गए दोनों। या फिर क्या करेगा? पूरी की पूरी बाउंड्री, कुछ पॉइंट तो बाउंड्री के ऊपर भेज दिए, कुछ अंदर भेज दिए, ये छोटा आ गया ना इसी पे, है ना? तो या तो बराबर है या फिर ये इसका सबसेट है, डेल ऑफ। ये बात समझ में आई है तो बताओ। तो ये बात ठीक हो जाएगी ना, अगर बाउंडेड एंड ओपन है तो ठीक हो जाएगी ये बात। ये बात समझ में आई? अनबाउंडेड हो गया तो कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये पता चल गया मुझे, यहां से पता चल गई ये बात। ये बताओ इतना समझ में आया तो ठीक है। इंटीरियर पॉइंट को इंटीरियर पे भेजेगा, बाउंड्री पॉइंट को बाउंड्री पे। अगर बी की बाउंड्री पूरी की पूरी बाउंड्री पे चली गई तो बराबर, कुछ पॉइंट बाउंड्री के कुछ अंदर, तो वो अगला तो छोटा हो गया ना बाउंड्री उसकी। कुछ पॉइंट इसके अंदर चले गए, हाँ, तो वो छोटा हो गया। हाँ, डेल ऑफ एफ बी, ये क्या है? बाउंड्री है क्या ये? इसकी बाउंड्री से छोटी है, इसकी बाउंड्री इसकी बाउंड्री से हाँ छोटी है, क्योंकि कुछ पॉइंट जो बाउंड्री पे आने थे वो तो अंदर चले गए ना, वो बाउंड्री के अंदर थोड़ी कंसीडर होगी। तो फिर ये तो बाउंडेड, ठीक है, आई बात समझ में? सेट की पूरे की बात नहीं कर रहे, बाउंड्री की बात कर रहे हैं ना।
हमेशा इज इक्वल टू होगा, ये कहां लिख रखा है, ठीक है। फोर्थ में देयर एग्जिस्ट एन अनबाउंडेड ओपन सेट बी ऑफ सी सच दैट एफ इज एंटायर एंड दिस इज सबसेट ऑफ दिस। देयर एग्जिस्ट एन अनबाउंडेड ओपन सेट बी, ये पूछ रखा है ना। इसमें क्या कहोगे आप, पहले आपने ये चीज बताने की कोशिश करी अनबाउंडेड सेट के साथ, आप क्या हो गए, फेल हो गया, है ना। अब आप क्या कहोगे कि ऐसा कुछ हो सकता है कि ये दोनों बराबर आ जाएं, बराबर होंगे तो एक दूसरे के सबसेट होंगे ना, ये बस होंगे। अगर मैं ऐसा कुछ फंक्शन लूं कि इसकी बाउंड्री और इसकी बाउंड्री सेम आ जाए, इसकी बाउंड्री का हाँ, तो सारे पॉइंट बाउंड्री पे भेज देंगे। सारे पॉइंट बाउंड्री पे भेज दोगे तो भी चलो बन जाएगी बात। ऐसा फंक्शन की अज्यूम करो, फिर आप कर सकते हो। तो ये रफ कर दो ना ये। अब अगर मैं ये ले लेता हूं सिंपल से सिंपल एग्जांपल, क्या करते हैं हम मैक्सिमम टाइम क्या करते हैं, अगर कुछ मेरे को एज्यूम करना है, सबसे पहली अप्रोच रहती है कांस्टेंट एज्यूम करते हैं इसको, है ना। उसके बाद एक e की पावर z है, उसके अंदर बाउंडेड अनबाउंडेड कुछ भी करके देख लो, उसकी इमेज भी पता है हमें। उसके बाद क्या आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उनका पता है हमें, ठीक है। लॉगरिथमिक फंक्शन की भी कर लेते हैं हम, जीरो के ऊपर डिफाइन नहीं है, इसके अंदर कांस्टेंट एज्यूम करोगे आप f ऑफ z इक्वल टू k, क्या होगा, b कोई सेट ले लिया अनबाउंडेड ले लिया, तो b को आप c ही मान लो ना, है ना। सबसे बड़ा अनबाउंडेड तो c ही होगा, क्या दिक्कत है कोई मानने में, कोई दिक्कत नहीं है। ओपन सबसेट ऑफ c, खुद का सबसेट है ना ये, ठीक है। और ये आ गया बाउंड्री ऑफ b, ये क्या आएगी भाई, अभी बताई थी ना, अगर C पूरा का पूरा प्लेन ले लिया, उसकी कोई बाउंड्री नहीं है उसकी तो, ठीक है। अगर B पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन है, बाउंड्री पाई आ गई इसकी, ठीक है। और f ऑफ B, ये क्या है भाई, f ऑफ B का मतलब B f ऑफ C आ गया नहीं, पूरी कॉम्प्लेक्स प्लेन की फंक्शनल वैल्यू k है, ठीक है भाई। बाउंड्री ऑफ f ऑफ B ये क्या आएगी बताओ, अगर कोई एक पॉइंट है आपके पास, उसकी बाउंड्री बतानी हो तो उसकी बाउंड्री आती है फाई, क्योंकि बाउंड्री पॉइंट की क्या डेफिनेशन है, उसके नेबरहुड के अंदर कुछ तो सेट के पॉइंट हो, कुछ सेट के बाहर के, ऐसा होता है क्या। अगर सिर्फ एक ही एलिमेंट है 1 यहां बैठा है, कोई बाउंड्री पॉइंट मानता हूं इसका मैं, इसके बिल्कुल आसपास, उसका नेबरहुड लूंगा 1, उसके नेबरहुड में क्या पता आए ना आए, ये बात समझ में आई। ऐसी तो कोई जरूरी नहीं है ना 1 उसके नेबरहुड में आएगा या नहीं आएगा, आप नाम भी नहीं ले सकते उसका, वेरी क्लोज के नेबरहुड में तो 1 आ जाएगा, लेकिन आप नाम बताओ किसी का, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसकी बाउंड्री है, ये बताइए समझ में। तो इसकी बाउंड्री क्या हो जाएगी, फाई हो जाएगी इसकी बाउंड्री भी, ये दोनों ही एम्प्टी हैं तो बराबर है ना ये दोनों, तो f ऑफ डेल बी इज इक्वल टू फाई ऐसे लिख देता हूं ना मैं, तो ये दोनों बराबर आ सकते हैं भाई। एक अनबाउंडेड ओपन सेट बी ऑफ सी मिल तो गया, ये f इज एंटायर, f एंटायर भी है, कांस्टेंट होता है, एंटायर होता है ना। ये क्वेश्चन समझ में आया तो बताओ फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम इसके बारे में। एस ये सेट दे रखा भाई एस, ठीक है। एफ एनालिटिक है तो मैं क्या करता, ये एफ जेड आएगा यहाँ पे भी, रियल एफ जेड है ना, इमेजिनरी ऑफ एफ जेड लिखो, ठीक है। मान लेता हूं कोई एफ सेट है, कोई बी है, क्या सी टू सी दे रखा है क्या ये, हाँ सी टू सी है तो कोई डोमेन है, इसकी इमेज आएगी कुछ ना कुछ, ठीक है। मान लिया कुछ ना कुछ इमेज आई इसकी जो भी इमेज आई, ये पूरा क्या है जेड है क्या, ये डी है कोई, ठीक है। इसके अंदर सारे जेड है, ये एक्स वाई प्लेन, ये प्लेन, ऐसा कुछ होगा। एस सेट क्या दे रखा है, रियल एफ जेड प्लस इमेजिनरी एफ जेड, एक्स प्लस वाई,
एक्स प्लस वाई दे रखा है ये, दोनों रियल। तो जो एस होगा वो क्या होगा, अगर इसकी कोई भी इमेज आई उसके अंदर से रियल उठाओ, इमेजिनरी उठाओ, उसको प्लस कर दो, ऐसा करोगे ना कुछ आप। रियल और इमेजिनरी उठा के सिर्फ रियल और इमेजिनरी प्लस कर दोगे, वो कहां आएंगे, कौन से एक्सिस पे आएंगे वो। अगर मैं कहता हूं कि ए प्लस बी आइटा, ए और बी को उठाओ और प्लस कर दो, तो कहां आएंगे ये, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो वैसे तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं, मतलब चारों में से किसी में भी आ सकते हैं। यहां आ सकता है यहाँ तो एफ जेड में ही आएगा। ए प्लस बी, ऐसी तो कोई जरूरी है ही नहीं एफ जेड में ही आएगा, मतलब कहीं भी आ सकता है ये तो। ऐसी तो वही कहीं का आ सकता है ये, यहां आएगा तो कोई ना कोई आयटा की टर्म यहां नहीं होगी। हाँ, वाई एक्सिस इसके पास वाई दिख रहा आपको आयटा, नहीं, रियल और इमेजिनरी अकेले अकेले उठा के ऐड कर दिए। अच्छा। तो सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर आ सकता है ना, अच्छा हाँ है ना। हाँ। आयटा की टर्म तो गायब ही होगी एक किस्म से, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको। आयटा की टर्म गायब हो गई, इसका मतलब सिर्फ यहां आएगा ये, हाँ। ठीक है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को ऐड करते जाएंगे, यहां आता जाएगा। तो ये जो सेट आएगा यहाँ के ऊपर ये ओपन है, ठीक है। इसके ओपन है तो यहां पे कुछ ओपन ही आएगा, हाँ, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको। आगे अब आप क्या कहोगे, एस इज ओपन इन आर, आर के अंदर तो एस ओपन है, कोई दिक्कत की बात है नहीं ना, कोई इंटरवल आ जाएगा ये, ठीक है। इंटरवल नहीं भी आएगा तो भी कुछ ऐसा सेट आ जाएगा, एक्स प्लस वाई, दो रियल नंबर ऐड कर दिए, बस ऐसा ही कुछ है, दो रियल नंबर ऐड कर दिए, ए ओपन बी ओपन, ए प्लस बी ओपन, ऐसा कुछ आएगा ना अभी। ये ठीक है। एस इज क्लोज्ड, ये गलत हो जाएगा ना भाई। एस इज डिस्क्रीट, ये दोनों तो एक ही बात होगी। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, जिसका एक भी लिमिट पॉइंट ना हो, ये भी गलत। एस इज ओपन इन सी, अब ये क्या कहेगा भाई, सी के अंदर ओपन होने के लिए तो दिक्कत आएगी ना इसको, क्योंकि सी का नेबरहुड तो कोई सर्कुलर नेबरहुड भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। आर में तो बस ये लाइन कंसीडर की थी मैंने, तो इसको कह देंगे गलत, ठीक है। ये दिख गया क्वेश्चन। इसके अंदर देखो एफ क्या दे रखा है, ई की पावर जेड फंक्शन दे रखा है बस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, एफ अगर ई की पावर जेड है, सॉल्यूशन 3। ई की पावर जेड के बारे में मैं जानता हूं कि ये फंक्शन एंटायर होता है वही, है ना। एंटायर है तो एनालिटिक है, सी टू सी, सी ओपन सबसेट है, ठीक है। तो ओपन की इमेज क्या आनी चाहिए, ओपन, ओपन, ठीक है। अब अगर इस क्वेश्चन के अंदर आप इनकी इमेज निकालने लग जाओगे तो दिक्कत की बात नहीं है। दिक्कत की बात कैसे है, आप इमेज में सोचोगे कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन देखोगे, दे क्या रखा है, इमेज ऑफ सर्कल। आप कहोगे कि भाई इसका तो मुझे बताया ही नहीं कभी, सर्कल की कैसे निकालूं मैं। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आपको इमेज निकालनी ही नहीं, सिर्फ क्या करना है, पार्ट बी का क्वेश्चन है, गलत क्या है, ऐसी चीज ढूंढ दो जो ठीक हो ही नहीं सकती, है ना। ये देखो मोड जेड ग्रेटर देन 1, मोड जेड ग्रेटर देन 1 का मतलब ये आपके पास है, इसको छोड़ के पूरा बार बार, ये ओपन है क्या, ये सेट ओपन है, ओपन है, ओपन है। ओपन की इमेज क्या आएगी, ओपन, एफ ऑफ समथिंग, इमेज ही है ये एफ ऑफ दिस, ओपन आने की संभावना है। ये गलत कर दो इसको तो ठीक हो सकता है, तो भाई ठीक है, फॉल्स ढूंढना ना मुझे। क्लोज की इमेज, क्लोज क्या पता आती हो ना आती हो, मुझे नहीं पता, क्लोज का कोई थ्योरम नहीं थी, ठीक है। क्लोज की इमेज क्लोज, दोबारा नॉट ओपन क्लोज, क्या पता आती हो ना आती हो, मुझे नहीं पता, ठीक है। ऐसा ही सोचेंगे हम। ऊपर है ओपन की इमेज, नोट ओपन, ओपन है ना ये, ओपन की इमेज नोट ओपन, ये पता भाई सरासर गलत होगा ये। एक मुझे सबसे गलत मिल गया, ठीक कर दिया, ठीक है। कई बार क्या है, आपको ज्यादा नॉलेज नहीं दिखानी, इसके अंदर आप अलग ही तरीके सोचने लग जाओ, इनकी इमेज निकालने लग जाओ। ये बात पहला ऑप्शन देखोगे, ओपन की इमेज नोट ओपन दे रखी है, तो फंडामेंटली गलत होगी ना ये। एनालिटिक फंक्शन एंटायर फंक्शन है, ओपन सेट की इमेज ओपन आनी चाहिए हमेशा, नोट ओपन क्यों लिख दिया भाई, ठीक है। यहां आ जाओ,
पॉलिनोमियल क्या होता है, एनालिटिक होता है क्या पॉलिनोमियल, और ये कैसा सेट है, ओपन है। ठीक है, पॉलिनोमियल एक एनालिटिक फंक्शन है और डी दे रखा है इस टाइप का, अंदर का सब कुछ, पी ऑफ डी, इमेज ऑफ डी, सबसेट ऑफ आर। ये तो कोई जरूरी चीज है क्या, सिर्फ रियल नंबर होगा, नहीं, तो कोई जरूरी बात नहीं है ना। ऐसी तो एन का मतलब एन कुछ भी हो सकता है ना, तो ये गलत कर दोगे आप। पीडी इज ओपन, ओपन होएगा, ये ठीक है ना, ओपन तो हमेशा होगा ही, क्लोज वाला गलत। पीडी इज बाउंडेड, नहीं, नहीं, क्यों? आप अगर पॉलिनोमियल के अंदर आप कुछ भर रहे हो, जेड की वैल्यू लिमिटेड कर दिया आपने, लिमिटेड ही तो वैल्यू आएगी उसकी, क्योंकि ये ही बाउंडेड है, जेड की वैल्यू लिमिटेड है, पॉलिनोमियल क्या कर देगा, बाउंडेड आ जाएगा ना। ये बात नहीं समझ में आपको, ये ठीक हो जाएगा। अनबाउंडेड कर देते तो पॉलिनोमियल अनबाउंडेड वैल्यू दे देता, लेकिन यहां पर तो ये सिमट के रह गया छोटे से सर्कल के अंदर, डिस्क के अंदर। ठीक है,